चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स शब्द का मतलब है मोशन, रेट, मोशन का रेट, रेट ऑफ मोशन, आई मस्ट से रेट ऑफ मोशन। और यहां पर क्या हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, रिएक्शन। तो रिएक्शन कितनी तेजी से प्रोडक्ट में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो आप कहते हैं ना स्पीड, कितनी तेज है कोई रिएक्शन, कितनी तेजी से हो रही है। अपने आसपास जरा झांक के देखिए, पेट्रोल का कंबशन कितनी जल्दी होता है, सो क्विक। कोरोजन, कितना समय लग जाता है यार कोरोजन में जंग लगने में, साल लग गए कभी कभार तो कोरोजन जंग लगने में। आप लोहे की कोई चीज खरीद के लाओ, कल ही थोड़ी जंग लग जाता है, इट विल टेक्स लॉन्ग टाइम। पेट्रोल का कंबशन कुछ सेकंडों में हो जाता है। वहीं पर कई ऐसी रिएक्शन है, जैसे आप लोग टाइट्रेशन करते हैं, कुछ मिनट लगते हैं वहां पर होने में। तो एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन कई तरह की होती है, वेरी फास्ट, फास्ट, मीडियम, स्लो, वेरी स्लो। बहुत तरह के अलग अलग रिएक्शंस होती है। रेडियो एक्टिव डिकेज कितनी स्लो होती है, सालों लग जाते हैं, 5,000 साल से रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को नापने वाली ब्रांच कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। तो किसी रिएक्शन की रेट को हम दो तरीकों से नाप सकते हैं। अगर मैं उसके रिएक्टेंट के टर्म्स में बोलूं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कितनी तेजी से रिएक्टेंट गायब हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की बात बोलूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है और ये कितनी तेजी से डिसअपियर हो रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, कम हो रहा है। मतलब दोनों ही में यहां पर भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कितने समय के इंटरवल में कितना रिएक्टेंट चेंज हुआ है और कितने समय के चेंज में कितना प्रोडक्ट चेंज हुआ है, ये दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है। क्योंकि एक बात गौर करने की है, यहां पर मैं डिसअपियरेंस की बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर डिसअपियरेंस से रिएक्टेंट हमेशा कम होता जाएगा और चेंज क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यहां पर आर फाइनल जो होगा वो हमेशा लेस होगा आर इनिशियल से, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव रेट तो कुछ दिखाता ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से एक नेगेटिव यहां पर डाल देता हूं, अपनी तरफ से एक नेगेटिव डाल देता हूं, सो दैट the quantity can become a positive quantity, ताकि वो क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन सके। एक नेगेटिव अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, क्योंकि नेगेटिव रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां से एक बड़ी बात निकल के आई आज के दिन की, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही तरह का है। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा, ये तो दिखाता है इसका मतलब चेंज। जब बहुत छोटा चेंज दिखाना हो, मुझे बहुत छोटा चेंज दिखाना है, यस वेरी गुड, मुझे उसको डिफरेंशिएशन से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत छोटे चेंज के लिए मैं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूंगा। तो उसको हम बहुत छोटे चेंज के, बहुत छोटे इंटरवल के लिए जो चेंज होगा उसे इंस्टेंट कहूंगा, और उस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी। इसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और बच्चों इसी को ही, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल यूज हुआ है, इसी को ही डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात चीज मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। जैसे H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, एक रिएक्शन है मान लीजिए। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें
और मैं कहूं बेटा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को आप हाइड्रोजन के टर्म्स में शो करिए, एक्सप्रेस करिए, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो डिसअपियरेंस है ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब जितने समय पे ऑक्सीजन डिसअपियर हो रहा है हाइड्रोजन का डबल डिसअपियर हो रहा है, 2 गुना डिसअपियर हो रहा है, हाइड्रोजन डबल डिसअपियर हो रहा है और ये भी डबल अपीयर हो रहा है। तो सबको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कहूंगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं करूंगा d of H2 by dt is equals to minus d of O2 by dt is equals to d of H2O by dt। जब ये लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ पर 2-3 चीजें करी। एक तो ये इक्वल टू है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरर करते हैं बच्चे, इक्वल टू है, क्यों? बच्चे सोचते हैं यहाँ पे प्लस लगा देंगे, नहीं भाई, नहीं भाई, H2 का रेट अलग होता है, O2 का रेट अलग हो, यहाँ पे देखिए वो डबल है। और अगर मैं इसको बराबर करना चाहूंगा तो यहाँ पर बराबर करना चाहूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसको बराबर करने के लिए 2 ऑप्शन है, मैं O2 के रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है H2 के रेट को 2 से डिवाइड कर दूं। तो हम लोग यहाँ पर यही करते हैं, जो आगे लिखा होता है, जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि सब इक्वल बन जाए। तो इस बात से हमने 2 चीजें सीखी बेटा। पहली चीज की रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, और इंडिविजुअली प्रोजेक्ट की जाती है, अलग से रिएक्टेंट अलग से प्रोडक्ट करा जाता है, सब अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात, जो भी उसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे हम डिवाइड में रख लेते हैं, उसे हम डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात निकलकर अब की लर्निंग में ये आई कि अगर कोई रिएक्शन है A टाइम्स ऑफ B, B टाइम्स ऑफ B, और वो बन रहा है C मोल्स ऑफ D और D मोल्स ऑफ D, तो इसका अगर कोई आप डिफरेंशियल रेट लॉ कोई पूछा है आपसे, तो आप कहेंगे, आप A के टर्म्स में दिखाना चाहते हैं तो -1/A, जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा, dA by dt -1/B dB by dt, सब इक्वल टू आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके टर्म्स में अलग, इसके टर्म्स में अलग, इसके टर्म्स में अलग, इसके टर्म्स में अलग, सब। और माइनस लिखे जाएंगे कब? जब रिएक्टेंट्स हो तो माइनस लिखे जाएंगे, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहे हैं, उनके केस में फाइनल इनिशियल से कम होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, 1/c dc by dt is equals to 1/d dd by dt। ये चीज हमने पहली लर्निंग आज सीखी। इसके बाद दूसरी लर्निंग तभी शुरू हो जाती है कि सर ये चीज वैसे क्या दिखाते हैं, ये जो है ये चीज क्या दिखाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स। तो बेटा मैं आप लोगों को कहूंगा, जो यस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल आपने सही बोला, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका मतलब A के इतने A मोल्स काम कर रहे हैं, B के B मोल्स काम कर रहे हैं। लेट मी से अनदर वर्ड, A के X मोल काम कर रहे हैं और V के Y मोल काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं, रिएक्शन 2 तरह की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है सिंपल रिएक्शन, जो लगती है कि एक स्टेप में हो रही है और वाकई में होती भी एक ही स्टेप में है। ऐसे रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल, जैसे XA प्लस YB, सपोज करिए ये P बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, और मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री मतलब दिख रही है 1 स्टेप में हो रही है और एक्चुअली में 1 स्टेप में ही हो रही है। तो आप कहेंगे इस केस में ये दोनों, मतलब X और Y, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कहलाएंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब इतने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं और आपस में कोलाइड कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, 2 मॉलिक्यूल हैं जो हिस्सा ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूलर हिस्सा ले रहा है यूनिमॉलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, मतलब तीनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं टेट्रा मॉलिक्यूल, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल के एक साथ टकराने के, कोलाइड करने के
एक वर्ड है मॉलिक्युलैरिटी मींस क्या? मॉलिक्युलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन एंड कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मॉलिक्युलैरिटी का मतलब, मॉलिक्युलैरिटी मींस द नंबर ऑफ molecules which are participating and colliding साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं मॉलिक्युलैरिटी। आपस में कोलाइड करने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और हमने क्या सीखा कि अगर ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो देयर इज वेरी लेस फेवरेबल चांस कि वो आपस में एक साथ कोलाइड कर पाए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराकर पहले ये बनाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराकर ये बनाएंगे, फिर ये आपस में टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे होगा। या फिर और ऐसे हो सकता है, ये दोनों तीनों आपस में टकराकर पहले ये बनाएंगे और फिर जो बचा हुआ है वो आपस में टकराकर फिर एक प्रोडक्ट बनाएगा। देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके होंगे। इसका मतलब मॉलिक्युलैरिटी का मतलब हो गया सिंपल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में जो आपस में टकराकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम मॉलिक्युलैरिटी कहेंगे। सिंपल रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि सिंपल रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में होती है ना भैया। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स, जो मल्टीपल स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप्स में, एक से अधिक स्टेप में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, जैसे a प्लस बी 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है सपोज करो। तो हमने क्या मान लिया, ये रिएक्शन हमें शुरुआत में लग रही है सर, ये तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि पेंटा मॉलिक्यूलर है, 5 मॉलिक्यूल है। तो मैं 5 मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में असर डाल रहे होंगे, ए के 2 मॉलिक्यूल और बी के 3 मॉलिक्यूल। तो मैं आपको कड़े शब्दों में बता देता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। 5 मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले सकते कभी भी। फिर आप कहेंगे हाँ आपने कहा था सर वो तो सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल तक हिस्सा ले पाते हैं, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस। ऐसी बात नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो वो स्टेप्स में नहीं होते, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल होते हैं तो वो स्टेप्स में नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बट उनके चांसेस बहुत श्रिंक होते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर कम मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी तब आती है जब ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, तो पहले मान लो 2a एक b से रिएक्ट कर रहा होगा और c बना रहा होगा, c फिर एक बचे हुए b के साथ रिएक्ट कर कर बना रहा होगा d, फिर d एक और b के साथ बचा हुआ है उसके साथ बना रहा होगा उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट बना रहा होगा p। तो ये मल्टीपल स्टेप्स में हो गया। और अगर आप इन मल्टीपल स्टेप्स को ध्यान से देखें बच्चे, तो जैसे इस रिएक्शन में ये एक मल्टीपल स्टेप मतलब एक से अधिक स्टेप में हो रही है। जैसे हम लोगों के ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स होती थी, याद करिए ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स होती थी ना, बड़े सारे स्टेप्स होती थी। स्टेप 1 में जैसे मार्कोनिकॉफ में अलग अलग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में अलग अलग में बहुत स्टेप्स होते थे, तो इसमें भी ऐसी है। मान लीजिए ये अब ये बन गया एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बड़े सारे सिंपल रिएक्शन का सम होता है। ये एक सिंपल, ये एक सिंपल, ये एक सिंपल, अब 3 सिंपल रिएक्शन आ गए। इस सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी है 3, इस सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी है 2, इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है 2। अब आप कहेंगे सर किस स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यहां से एक नया वर्ड ला रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ सर व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है वो मॉलिक्यूल, जैसे आपने अभी अभी बात करी कि ए के ए मोल्स थे और बी के बी मोल्स थे और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ए के एक्चुअली कितने मोल्स रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल रहे हैं, एक्चुअली में कितना काम कर रहे हैं, और बी के कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन में असर डाल रहे हैं, है ना। आप समझिए मेरी बात, 2 ए है 3 बी है, जरूरी है कि दोनों ए रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डाल रहे हैं। मान लो एक ए सिर्फ डमी वैल्यू है, डमी वैल्यू का मतलब क्या होता है? डमी वैल्यू मतलब सिर्फ सजाने के लिए, उसका कोई काम नहीं है, पर वो रिएक्शन में होना जरूरी है। मतलब वो ए नहीं होगा तो दूसरा वाला ए भी काम नहीं करेगा, कहेगा भैया मैं भी नहीं काम कर रहा, तो ये ए बैठा रहेगा तब ये ए काम करेगा। होता है ना दोस्तों, भाई तू चल, कह रहा भैया मैं तो आइसक्रीम खाता नहीं, कहता कोई बात नहीं भैया तू चल कंपनी दे दी, तू नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं जाता कंपनी। तो एक्चुअली जो दूसरा वाला बंदा है वो आइसक्रीम खा नहीं रहा पर जा रहा है उसके साथ। तो इस तरह से ऐसे मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में स्यूडो मॉलिक्यूल कहते हैं, स्यूडो मॉलिक्यूल।
स्यूडो मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट्स बट डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालते। पार्टिसिपेट करते हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालते, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आते, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए जाओ घटाए जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर ही नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तुम कहोगे भाई ऐसे मॉलिक्यूल को हटा दो, तो इसका मतलब ए का एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है सर। तो आप कहेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए की एक मॉलिक्यूल के रेस टू की पावर पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है। जब बी की बात करते हैं तो सर बी के दो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं सपोज करो, तो ये जो लिखना है इसको हम कहते हैं, ऐसे लिखने को हम कहते हैं रेट लॉ। इसको हम लोग रेट लॉ के नाम से जानते हैं, इसको रेट लॉ के नाम से बोला जाता है। और इस रेट लॉ में जो पावर्स होती है ना बेटा, ये 1 ये 2 ये जो पावर्स होती है, इन पावर्स को अगर मैं सम कर दूं 1 + 2, इनका अगर सम कर दूं तो मुझे टोटल वो मॉलिक्यूल पता लगते हैं जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे बदलाव के कारण है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूं सर इस स्टेप का 3 है, इस स्टेप का 2 है, इस स्टेप का 2 है, इस स्टेप का ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा, तो उस केस में हम लोगों को देखना पड़ता है कौन सा स्लोएस्ट है। याद करिए जो स्लोएस्ट होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी का ऑर्डर, जैसे उसका ऑर्डर 2 है तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर अब 2 कहलाएगा, ऑर्डर क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोगों ने दो नई चीजें सीख ली हैं। हमने क्या सीखा है, डिफरेंशियल रेट लॉ आपको बता दिया, पीछे इंस्टेंटेनियस रेट बताया, वही डिफरेंशियल रेट लॉ होता है। और अब मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर समथिंग, जरूरी नहीं है वो एक्स हो, समथिंग, समथिंग मैंने मान लिया ए, यहां पर एक्चुअली मैं ए और बी ही लिख देता हूं, और यहां लिखता हूं x और b की पावर y, जहां पर x इस a के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब अगर सारे a काम कर रहे हो, सारे a रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल रहे हो, सारे a काम करने वाले हो, कोई भी इनमें से स्यूडो मॉलिक्यूल ना हो, तो भैया a ही x के बराबर होगा, सारे रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से ये वाला b इस y के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर कोई स्यूडो मॉलिक्यूल नहीं है तो सारे भी अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो इस तरह से लिखना, इसको हम लोग रेट लॉ कहते हैं। और इस रेट लॉ में जो पावर्स हैं, इन पावर का अगर मैं सम कर देता हूं तो ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट कहलाता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने दो तीन चीजें सीखी, क्या क्या, एक बार फटाफट से लर्निंग्स को एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने आपको बताया मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, दोबारा से सुनिए, क्विक रिव्यू। मॉलिक्यूलरिटी मींस किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपस में कोलाइड कर कर रिएक्शन कर रहे हैं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है यूनिमॉलिक्यूलर, 2 हो सकती है बाईमॉलिक्यूलर, 3 हो सकती है ट्राईमॉलिक्यूलर। अगर 3 से अधिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप समझ जाइए जरूर कुछ झोल है, क्योंकि 3 से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं करते, चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिनमें एक से अधिक स्टेप्स में रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है। अब यहां से हमने दूसरा नया वर्ड सीखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं सारे रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालते, उनमें से कुछ ही होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं। उस फ्रैक्शन को आप लिखते हैं इस ऐसे करके, ऐसे करके आप लिखते हैं, उस फ्रैक्शन को आप लिखते हैं कि इसमें से कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें से कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसको लिखना रेट लॉ कहलाता है। और इसमें जो पावर्स है उन पावर का अगर हम सम कर देते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं।
तो आप कहेंगे सर एक बात बताइए, हमें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी पता ही नहीं लग पाएगी। मान लो मैंने एक एग्जांपल दे दिया N2 plus 3H2 gives 2NH3। तुम कहोगे सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी मुझे लग रही है 4 है। तो मैं कहूंगा 4 मॉलिक्यूलरिटी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर कोई स्कोप रखता ही नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे दिख रही है N2 का 1, H2 का 3। तो आप लिख दोगे रेट इज इक्वल्स टू K N2 और H2 का 3, ये लिख दोगे और कहोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 4। तो मैं कहूंगा गलत हो गया, ये मामला ही गलत। क्यों सर? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में ये होना चाहिए था ऑब्जर्व। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के N2 की पावर 0 पे काम करता है और H2 की पावर भी 0 पे काम करता है। इसका मतलब ना ही ये N2 की कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन असर करता है, ना ही H2 की कॉन्सेंट्रेशन पे अफेक्ट करता है। किसी की पावर 0 क्या होती है 1, किसी की पावर 0 क्या होती है 1। तो एक्चुअली में रेट यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। N2 और H2 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर असर नहीं करता। इसका मतलब इस रिएक्शन में आप N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो भी NH3 उतना ही मिल रहा है। आप H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर ही नहीं है। या फिर इसका उल्टा ले लीजिए, अगर आप इसका उल्टा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ले लेंगे तो 2NH3 डिकम्पोज हो रहा है N2 प्लस 3H2 में। तो उस केस में आपको क्या लगेगा सर? NH3 की पावर 2 है। असलियत में ये है, बट असलियत में आपको पता लगेगा सर NH3 की पावर 0 है। यहाँ पर कोई भी NH3 का मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल ही नहीं रहा, ये तो 0 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब 0 होगा कब 2 होगा? ये तो अजीब सी बात बोल दी आपने। बिल्कुल सही, तो ये आपको कभी नहीं पता लग सकता। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। एक्सपेरिमेंट से ही आपको पता लग सकता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन में दिया होगा तभी आप पता कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप इसको पता कर पाए। इसका और कोई तरीका नहीं है जिससे आप ये पता कर पाए। इतनी बात आप समझ लीजिए। मेरे ख्याल से ये बात बड़ी क्लियर हो गई है आप लोगों को। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक सैंपल पेपर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नए तरह का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस डिस्कशन विद यू। क्वेश्चन है कि 2NO, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा नए तरह का क्वेश्चन निकला है। प्लस Br2 रिएक्शन दे रहा है 2NO Br। ओके, फॉलोज द मैकेनिज्म। इसमें एक मैकेनिज्म है, ऐसा सवाल हम लोगों ने करा नहीं है, दिखना ही नहीं है ऐसा सवाल, नया टाइप का क्वेश्चन है। फॉलोज द मैकेनिज्म, इसमें दो स्टेप हो रहे हैं। स्टेप 1, NO पहले एक NO Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है NO Br2। फिर स्टेप 2 में क्या हो रहा है? ये NO Br2 एक और NO के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है 2NO Br। और ये रिएक्शन दी हुई है फास्ट है, ये रिएक्शन दी हुई है स्लो है, और कह रहा है इफ द concentration of both NO and Br2 is doubled, then what will be the effect on rate? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना, और कुछ नहीं करना। पढ़ने क्वेश्चन को पढ़ना है और एनालाइज करना है। करवाऊंगा मैं, किसी बात की टेंशन मत लो।
चलिए समय दे दिया मैंने आप लोगों को। अब सर ये 1 नंबर का आएगा, 1 मार्क का, मान लो एमसीक्यू है, 1 मार्क का, पर क्वेश्चन बड़ा कैड़ा भाई। अब आपने क्या, आप ना बस इतना जान जाओगे, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन देखकर कि सर ये है स्लोएस्ट स्टेप। पहली बात तो ये इस रिएक्शन को देखकर कभी नहीं पता लगाना। कई बच्चे इसको देख के बता देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर Br21। भैया ऐसे नहीं करना, रिएक्शन को देख के नहीं पता लगाया जाता। क्लियर सुन लो मेरे मुंह से, ऐसा नहीं होता। तो सर ऐसे कैसे पता लगाएंगे? सर आपने कहा था स्लोएस्ट स्टेप ही होता है RDS, तो यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने कहा ठीक है भैया, तो इसका मतलब इसी का रेट ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा। तो आइए इसी का रेट देख लेते हैं। तो इसका रेट होगा K2, क्योंकि स्टेप 2 है। चलो K, फिर NO Br2 और NO। अब सवाल आता है, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, NO और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करवा रहा है। NO Br2 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, NO तो है, डबल हो जाएगा, बट NO Br2 तो है ही नहीं, मुझे हटा देना है इसको। तो इसको हटाएंगे कैसे? इसको हटाएंगे स्टेप 1 से। कैसे स्टेप 1 से, आइए देखते हैं। ये है स्टेप 2 का। अच्छा, स्टेप 1 का अगर मैं लिखता हूं, आप कहेंगे सर बेफालतू में लिख रहे हैं। स्टेप 1 का जो भी ऑर्डर होगा वो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर थोड़ी होगा, वो तो फास्ट रिएक्शन है। मैंने कहा नहीं होगा भाई, मान रहा हूं मैं, मान रहा हूं जो भी करना हूं करूंगा वो स्टेप 2 में करूंगा। लिखने में क्या है, उसका ऑर्डर होगा क्या ये तो बताओ। तो रेट होगा K दोबारा से, तो इसको मैं K2 मान लेता हूं, इसको K1 मान लेता हूं। K1 क्या होगा, K1 NO प्लस, सॉरी NO और Br2, ये होगा। मैंने कहा ठीक है। अब यही चीज अगर मैं इसका रिवर्स बोलता हूं, रिवर्स, रिवर्स, तो इसी का रेट क्या होगा, K इनवर्स NO इसका रिवर्स मतलब इसी रिएक्शन का रिवर्स। रिवर्स मतलब क्योंकि रिवर्सिबल है, देखिए इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, NO देगा NO प्लस Br2। तो इसके रेट में क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K NO Br2, ऐसे लिखा जाएगा। और क्योंकि रिएक्शन का उल्टा इसलिए मैंने वहां पर क्या लिख दिया, K इनवर्स। ये दोनों बराबर होंगे, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। याद करिए इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही सिखाया मैंने आप लोगों को। ये दोनों बराबर हो गए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, मेन इक्वेशन है ये। यहां से हम क्या करेंगे, NOBr2 की वैल्यू निकालेंगे। NOBr2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताइए। NOBr2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है यहाँ पर, K1 अपॉन में K इनवर्स, K1 का इनवर्स, K1 का इनवर्स कर दिया, इधर आ जाएगा। और NO और Br2, ये क्या आ जाएगा, NOBr2 की, ये आ जाएगा NOBr2 की वैल्यू। अब आप इस NOBr2 की इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस NOBr2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। put the value of NOBr2 in equation 1, क्योंकि इक्वेशन 1 मेरी मेन है, क्योंकि इक्वेशन 1 स्टेप 2 को दिखा रहा है, क्योंकि स्टेप 2 ही RDS है। तो फाइनल रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू में NOBr2 की जगह आ चुका है K1 अपॉन में K1 का इनवर्स NOBr2 फिर NO। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसकी वैल्यू है, ये वाला पार्ट NOBr2 की वैल्यू है, NOBr2 की वैल्यू में से आया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रेट क्या आया है, रेट आएगा K2 K1 अपॉन में K1 इनवर्स, ऊपर 2 NO हो गए, NO स्क्वायर, ये भी एक NO, ये भी एक NO, NO स्क्वायर और Br2। अब एक दिमाग लगाइए सर इस बात को, ये तीनों कांस्टेंट है, मतलब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कांस्टेंट ही आएगा। तो फाइनल क्या आया, K NO की स्क्वायर और Br, ये आया फाइनल। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर हम तो पहले ही बोल रहे थे इस रिएक्शन को देख के ये करना है, भैया गधा है वो,
समझी नहीं मेरी बात, ये तो तुक्के से इधर लग रहा है, हर बार नहीं होना, ऐसे ही करना है, ध्यान रखना, डायरेक्ट मत करना, रिएक्शन को देख के नहीं पता लगाया जाता कभी भी, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है इधर। तो अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें और NO की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं डबल कर दूं, रेट क्या है, रेट इज इक्वल्स टू K NO की पावर 2 Br2। अगर मैं इसमें रेट को नया रेट को मान लेता हूं रेट डैश के NO क्यू कर देता हूं ट्वाइस, क्योंकि डबल करने को कह रहा है, Br को भी कर देता हूं ट्वाइस, तो भैया नया रेट आ रहा है K 2 to the 4 4 to the 8 8 टाइम्स हो गया, तो 8 के NO का स्क्वायर Br2। इसका मतलब नया रेट जो है वो 8 टाइम्स हो गया ओरिजिनल रेट के, 8 टाइम्स हो गया ओरिजिनल रेट के, 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भैया आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इंटीग्रेटेड, किसका आंसर, ये ना, ये देखिए, ठीक है, पहले हमने स्टेप 2 को ही लिया, स्टेप 2 को क्यों लिया, स्टेप 2 ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसी का स्टेप लिया हम लोगों ने, उसी का स्टेप करा हमने, उसके बाद स्टेप 1 का भी लिखा और वहां से NOBr2 की वैल्यू लाई और NOBr2 की वैल्यू वहां से डाल दी हमने, यहाँ पर पुट कर दी यहाँ पर NOBr2 की वैल्यू। इनवर्स उल्टा, अगर रिएक्शन उल्टा होगा तो उसका रेट उल्टा होता है। ठीक है, अगर रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन का रेट आप कैसे दिखाएंगे, रेट दिखाएंगे रेट फॉरवर्ड का, इसमें दो चीजें हैं, एक फॉरवर्ड, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड, रिवर्सिबल है ना, रेट फॉरवर्ड क्या होगा NOBr2 और इसी का रेट बैकवर्ड क्या होगा NOBr2। इधर के फॉरवर्ड होगा, इधर के बैकवर्ड होगा, इनवर्स भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो इनवर्स होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसके बाद आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारा फॉर्मुलेशन है, क्या है फॉर्मुलेशन, जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट के क्या होता है, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, और इसका हाफ लाइफ भी हम लोगों को अच्छी तरह से इल्म है, टी हाफ क्या होता है आर नॉट बाय 2k। अगर मैं वहीं पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला सभी को याद होगा 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। इसमें बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइए एक बात को कि यहाँ पर आर नॉट का मतलब है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआत में कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, और इस आर का मतलब, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, ध्यान से, इस आर का मतलब क्या है, इस टी समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट बची हुई है एट टाइम टी, इस टी समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, तो वो कह रहा है 20% डिग्रेड, 20% डिकम्पोज, तो मतलब 80% रह गई है। कहता है रिएक्शन 20% हुई है, आप समझ 20% डिकम्पोज मतलब 80% रिएक्शन रह गई है, कहता है 20% हुई है, दो अलग अलग बातें हैं, 20% डिकम्पोज होना मतलब 20% हो खत्म हो गया, 80% रह गया, 20% तक ही हुआ है, ये अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है। इसमें ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिस भी ग्राफ में लॉग आ जाता है, लॉग मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पर टाइम लिखता हूँ तो इस तरह का एक ग्राफ मिलता है मुझे, इसमें लॉग नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये जीरो ऑर्डर है। इसका स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप हमेशा माइनस के होता है और ये चीज आर नॉट होता है, समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाऊं तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में एक तो इधर बनेगा एल एन आर, लॉग आ गया, ध्यान रखिए, इधर टाइम है, ये एकदम सेम फर्स्ट ऑर्डर के ही पैटर्न का बनता है, इसे एल एन आर कहते हैं इंटरसेप्ट को, और इसका स्लोप क्या दिखाता है, इसका स्लोप भी माइनस के दिखाता है,
इसी में एक दूसरी वैरायटी भी है ग्राफ में, प्लीज ध्यान कर लीजिएगा, जो लॉग की है। नेचुरल लॉग और लॉग में क्या अंतर है? इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, और ये लॉग जिसका बेस 10 होता है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। उसका बेस n होता है नेचुरल नंबर, इसका बेस 10 होता है। तो log r नॉट बाय r, अगर इसका कोई फॉर्मुलेशन होता है, इसका कोई फॉर्मुलेशन होता है और इधर होता है टाइम, तो इसका स्लोप क्या दिखाता है? स्लोप दिखाता है k अपॉन में 2.303। इसका स्लोप 2.303 होता है, ये आप ध्यान करिए, ठीक है। अगर नहीं नहीं नहीं, दोनों फर्स्ट ऑर्डर के बेटा जी, दोनों फर्स्ट ऑर्डर। हाँ बेटा, आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको आनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन हो जाए तो वो आपको पता होनी चाहिए, इजी है। एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर है मानस, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का तो ग्राफ आएगा ही नहीं, सेकंड ऑर्डर है ही नहीं। मैंने आप लोगों को बस एक्स्ट्रा करवा रखा है मेंस के लिए, नीट के लिए, उसको आपको कोई सरोकार नहीं है अभी फिलहाल, उसको मत देखिएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को लेके चलिए, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसका हाफ लाइफ अगर बात करते हैं हाफ लाइफ की, तो इसका हाफ लाइफ क्या होता है? मैंने पीछे लिखा है क्या? नहीं, हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693 अपॉन में के। एक बड़ी बात अगर आप देखेंगे, हाफ लाइफ इसका अगर आप देखेंगे तो इसके हाफ लाइफ में आर नॉट भी होता है, बट इसके हाफ लाइफ में आर नॉट नहीं होता। इसके हाफ में आर नॉट नहीं होता, इसका मतलब इसका हाफ पूरा कांस्टेंट है। देखो ऊपर वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, नीचे वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, यू विल हैव अ कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट ही मिलता है। तो ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, इस बात को आप नोटिस करिएगा, ठीक है। इस पूरी चीज को कांस्टेंट है, आप इस बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। काइंडली इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए इसका हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर में पूछे शुरुआत 90 ग्राम से हो रही है, 900 ग्राम से हो रही है, 9000 ग्राम से हो रही है, हाफ लाइफ अगर 1 घंटा है तो हाफ लाइफ सेम रहेगा। हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं है, इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए सारे रेडियो एक्टिव, देयरफॉर याद रखिएगा, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, सब फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर तो वही है जो मैंने अभी बताया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की अफेक्ट करती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑब्वियसली टेम्परेचर अफेक्ट करता है। तीसरा इफेक्ट करता है कैटलिस्ट। ये तीन मेन फैक्टर है, इसके अलावा रेडिएशन और सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन मेन फैक्टर है, रेडिएशन है और सरफेस एरिया, ये मेन फैक्टर है, इस बात को ध्यान करिएगा। हितेंद्र मैं 2 मिनट में शुरू करता हूँ बेटा, ठीक है हितेंद्र, वेट करिएगा 2 मिनट, ओके ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं टोटल, ये 5 फैक्टर्स, ठीक है। इनमें से अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर में क्या है? टेम्परेचर का लीनियस इक्वेशन है, आप लोगों को ध्यान करना है टेम्परेचर में। सेकंड, लेट वेट, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, आर्हीनियस साहब ने एक इक्वेशन दी थी क्या? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, एक तरह का एक फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान करिएगा। आर्हीनियस साहब ने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है? रेट कांस्टेंट है, अगर आप देखें तो k रेट कांस्टेंट है। a मतलब क्या है? आर्हीनियस फैक्टर है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है। अगर मैं e की बात करूं तो e तो एक्सपोनेंट ही है, ये बात करूं तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। R का मतलब है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.314 है। T का मतलब टेम्परेचर है, और टेम्परेचर यहाँ केल्विन में होना चाहिए।
एक बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में आपको टाइम को कभी भी कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ पर बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है, टाइम को आपको कैलकुलेट कन्वर्ट नहीं करना। टाइम आवर्स में है तो आवर्स में रहने देना है, मिनट में है तो मिनट में रहने देना है, सेकंड्स में है तो सेकंड में, डेज में डेज में, ईयर्स में ईयर्स में। टाइम को आपको नहीं छेड़ना। यही फार्मूला अगर मैं लॉग ले लेता हूं तो क्या बन जाता है, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT। और इसी फार्मूले में अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, अगर आप ध्यान से देखें, टेम्परेचर को चेंज करने से सिर्फ के चेंज होगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, 2.303 और आर ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सर टेम्परेचर को चेंज करने से सिर्फ के चेंज होगा। तो अगर मैं मान लिया एट टेम्परेचर, मैंने मान लिया एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो यही फार्मूला बन जाता है लॉग K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R। लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे फैक्टर में, इस पूरे सेगमेंट में 3 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 ये है, फार्मूला नंबर 2 आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये है फार्मूला नंबर 3। अगर आपके पास सिर्फ एक रेट कांस्टेंट है और एक ए पूछ रहा है, लॉग नहीं है, लॉग की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये यूज करेंगे फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे कब, जब एक के और एक टेम्परेचर की बात करें। मतलब फार्मूला 1 और 2 दोनों में से कोई भी लग सकता है, जब एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट की बात करें। और जब दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर की बात करें तो आंख बंद करके आपको तीसरा फार्मूला लगाना है। मतलब फार्मूला 1 और फार्मूला 2 अलग नहीं है, सेम है, उसी में लॉग ले लिया तो ये फार्मूला बन गया। लॉग फार्मूला नंबर 3 इज डिफरेंट, वो तब यूज होगा जब दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर की बात आएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी का एक ग्राफ बताऊं जो बहुत ज्यादा फेमस है इधर, वो ये है कि अगर मैं इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता हूं और यहां पर बनाता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया था, ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये पीक क्या दिखाता है, पीक दिखाता है कि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है। अगर आप ध्यान से देखें ना बेटा, ठंडे दिमाग से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एनर्जी शुरुआत हो रही है 10 20, तो आप देखेंगे ये बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम। तो बहुत कम एनर्जी बहुत कम मॉलिक्यूल के पास है। जैसे मान लो 10, ये 20, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 100। तो आप देखेंगे बहुत कम जो एनर्जी है, अगर मैं इसको वाई एक्सेस में मिलाऊं तो बहुत कम मॉलिक्यूल के बाद बस कम एनर्जी होती है। अगर मैं 100 की बात करूं तो वो भी देखता हूं कि बहुत कम मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब गरीब लोग बहुत कम है, अमीर लोग बहुत कम है। इसका मतलब कम लोगों के पास कम एनर्जी है, कम लोगों के पास ही ज्यादा एनर्जी भी है। ज्यादातर एनर्जी बीच वाले, ये बीच वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं। तो ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल के पास है, मोस्ट प्रोबेबल। और इस टेम्परेचर को मैं क्या कहता हूं, इस टेम्परेचर को मैं कहता हूं, जितना टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए रिएक्शन को पूरा करने के लिए, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और इस एनर्जी को पार करने वाले ही रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये ग्राफ कुछ आगे की तरफ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एट टेम्परेचर टी है, मान लीजिए एट टेम्परेचर टी है, तो ये है एट टेम्परेचर टी प्लस 10। 10 पे क्या हो गया, ग्राफ आगे बढ़ गया। जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, अपने आप प्रोडक्ट कर पा रहे थे, अब इतने मॉलिक्यूल और है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ आगे मूव करता रहता है और अपने आप वो अमाउंट बढ़ता रहता है जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना सके, रिएक्शन प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया है आज इस चैप्टर का। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया है। मैं ज्यादा लोड नहीं देना चाहता था, ज्यादा लोड इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ना आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, आप लोग अभी पढ़िए फिलहाल, ठीक है ना। तो बस छोटी सी क्रिस्प क्लास रखना चाहता था जिसमें आप केमिकल काइनेटिक एक बार रिवाइंड हो जाए, आपके मन में एक बार केमिकल काइनेटिक रिवाइंड हो गई। यही हमारा पर्पस था, यही मेरा पर्पस था कि केमिकल काइनेटिक एक बार रिवाइंड हो जाए, ताकि आप जब अपने आप पढ़े आप, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगेगा। इसके बाद हाँ, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे, वो भी ड्यू है, मैं आपको बता दूं एग्जाम में सबसे पहले हम यही से शुरू करेंगे। हाँ बेटा बताइए।
बताइए बताइए बताइए। माइंस की क्लास में लूंगा बेटा, मैं लेना चाह रहा था बट एक्चुअली ना काफी सारे बच्चों की मुझे वो आई कि अभी इंग्लिश पढ़ेंगे सर, अभी मत लीजिए क्लास है माइंस की। तो मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, देखता हूँ मैं कल रात को, क्योंकि इंग्लिश तो घर में पढ़ते ही रहो, तो अगर हो सके तो कल एक बार मैं रात को ऑनलाइन क्लास लेना चाहूंगा माइंस की। अच्छा रहेगा अगर आप लोग जुड़ जाएं माइंस के लिए। आप लोग बताएं जैसा आप लोग करेंगे, अगर आना चाहेंगे तो आप आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो माइंस की क्लास मैं चाहूंगा